गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 7। पाठ का नाम है हसियाकरण की समझ। देखिए, पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि अब हम लोगों के वार्षिक परीक्षा में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इन चीज़ों को समझना भी, चूँकि हम समाज में रहते हैं तो समाज से जुड़ा ही ये टॉपिक है, तो हाशिएकरण का मतलब हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज अपना वीडियो। चलिए देखते हैं। चलिए इस अध्याय को किताब के आधार पर हम लोग समझते हैं। आदिवासी और हसियाकरण। आदिवासी और हसियाकरण, आगे देखते हैं। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि हसियाकरण होना किसे कहते हैं या हसियाकरण के शिकार कौन कौन से लोग हैं। देखिए, सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। अरे देखो, आदिवासी की नाव। दादू ने आदिवासियों को हमेशा नाचते गाजते ही क्यों दिखाए जाते हैं? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से ही मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि वे जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वो हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में काम धंधे समय समय पर मिल जाते, हम उन्हें करने लगे। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उनको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओह दादू, और हमारी ज़मीन उनका? अरे वाह! 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज़मीन लेने के बाद उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। हम भी लोग भी हैं, जब अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो घर की हमको कितना याद आती है।
तो उसी तरह जो आदिवासी लोग थे, इनकी ज़मीनों को ठेकेदारों ने, अंग्रेज़ों ने हड़प लिया और कहा कि हम आपकी ज़मीन के बदले आपको नौकरी देंगे, क्योंकि आपकी ज़मीन में लोहा है, आप तो लोहा निकाल नहीं पाएंगे, तो हमको दे दीजिए। और जबरी उनको वहाँ से हटा दिए। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम वहाँ चले गए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। कारण इसका ये था कि बहुत दिन बाद जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, आप ही लोग जब कोरोना की छुट्टी हो जाती है उसके बाद आते हैं तो कितना दिक्कत होता है, सारा चीज़ भूल गया रहता है। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। स्कूल में तो हिंदी में बात होती थी, लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगा। समझ रहे हैं ना। देखिए है क्या, आदिवासी सदैव जंगल में रहते थे, उनका रहन सहन खान पान सब अलग था। अभी भी देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और जंगल से ही लकड़ियाँ, जड़ी बूटी, महुआ से शराब वगैरह बना करके अपना जीवन बिताते हैं। तो वैसे लोगों से उनकी ज़मीनें ले ली गई, जंगलों को काट दिया गया, तो उनको रहने में बहुत दिक्कत हुआ। यही देखिए भूमिका थी। अब आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हसियाकरण होता क्या है। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी है। ये तो एक कहानी एक व्यक्ति की थी। उसी तरह जितने भी लोग जंगल में रहते थे, सारे लोगों को अब जंगल छोड़ करके शहरों में रहना पड़ा। अब आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। अभी बताया कि जो लोग जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों पर ही जीवित रहते थे, उन्हें आदिवासी बहुत पहले, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत पहले जंगलों में ही रहता था, तो आदिवासी यानी आदि का मतलब बहुत पहले से जो लोग जंगल में, सभी मनुष्य जंगल में रहते थे। जो विकास कर गए वो शहरों में चले गए और जो पीछे रह गए वो जंगलों में ही रह गए और जंगलों के साधनों का ही उपयोग करते थे और उसी के आधार पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। खान पान, रहन सहन उनका सब जंगली वाला था, पहले वाला था। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। समझ में आई बात ना। देखिए, इधर नहीं, जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरब वाला क्षेत्र है, ये वाला, इधर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। अकेली उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग है। जंगल में जितने लोग रहते थे सभी में भाईचारा की भावना रहती थी। ऊंच नीच की भावना, गोरे काले की भावना, अमीर गरीब की भावना, कोई भी भावना उनके अंदर नहीं रहती थी।
आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, सांप की भी पूजा करते हैं। उनका एक कुल देवता होते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत की पूजा करते हैं, नदी, पशु आदि की भी वे लोग पूजा करते थे और मानते थे कि इनमें आत्माएं होती हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, इसलिए उनकी पूजा करते थे। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती थी, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती थी। जो उनके कुल के देवता होते थे उनकी घर में ही पूजा करते थे, और जो प्रकृति की पूजा होती थी उसको जंगल में, जहाँ भी उनको सुविधाएं मिलती थी वहाँ करते थे। देखिए, आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग है, संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं में बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पे प्रभावित किया है। इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद। देखिए, हम बताएं कि जनजातियों का एक स्पेशल पहनावा होता है, एक स्पेशल त्यौहार होता है, नाचने गाने का, आनंद लेने का। देखिए, आगे हैं आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। आगे देखते हैं हम लोग आदिवासियों का विकास। आखिर में उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। होता क्या है कि आदिवासी अभी भी, मनुष्य चंद्रमा पर चल गया है, लेकिन आदिवासी अभी भी वैज्ञानिक चीज़ों को कम मानते हैं। जैसे अगर तबीयत खराब होगा तो पहले नज़र झड़वाना, ओझा सोखा के यहाँ जाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा करते हैं। तो उनका विकास कैसे हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास करती है। देखिए, जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयला और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पादन और स्वयं जानवर, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन में के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहता है। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इतना विशाल भंडारों का आदिवासियों के जबरदस्त ज्ञान था। इलाकों में उनकी आदिवासी समुदाय बड़ी रियासत और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। देखिए, अंग्रेजों का झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक में ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत चाय उद्योग असम में उसके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बहुत ज़्यादा योगदान रहा है आदिवासियों का। देखिए, ये उड़ीसा का कालाहांडी जगह है
जहाँ पे डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। यहाँ न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधन यंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। ये योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी, यानी इन लोगों को यहाँ से हटा देगी। फिर वो शहर में जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या जिएंगे, समस्या आ जाएगी। देखिए, जहाँ आदिवासी रहते हैं, अगर उन जगह जंगल में ही रहते हैं और जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है वो जंगलों में ही मिलते हैं, पत्थरों में ही मिलते हैं। तो जहाँ आदिवासी रहते हैं, अगर वहाँ कोई पत्थर वगैरह या कोई स्पेशल खनिज पदार्थ मिल जाता है तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो उनके सरकार जो है मेन फोकस उस संसाधन को निकालने पर करती है। उन जनजातियों का क्या होगा, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दे दिया जाता है, उसके बाद उनकी क्या स्थिति होती है ये बाद में कोई नहीं समझ पाता और वो अपने समुदाय से कट कर के शहरों में जा कर के इधर उधर घूमते रहते हैं। देखिए, उनमें से 69 प्रदेश आदिवासी थे। बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी। जो पार्क वो बनते हैं, बांध बनते हैं, तो पानी को जब बांधा जाता है तो बहुत बड़ा क्षेत्र डूब जाता है, एकत्रित होता है पानी। तो उस क्षेत्र में जितने जनजाति लोग रहते हैं उनको निकलना पड़ता है वहाँ से, अपने नाते रिश्तेदारों से दूर चले जाते हैं। तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई धंधा तो है नहीं, खेती करते थे, जंगल में रहते थे, जंगली चीज़ों का उपयोग करते थे। जब आदिवासियों को उनको ज़मीन से हटाया जाता था तो उनकी आमदनी के स्रोतों के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी मतलब बहुत सारी समस्याओं को उनको झेलना पड़ा है। देखिए, अल्पसंख्यक और हसियाकरण। अल्पसंख्यक का मतलब होता है अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो भाषा और धर्म के आधार पे जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यकों को भी हसियाकरण का शिकार होना पड़ता है। देखिए, मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई आधारों पे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल पर ही सीमित नहीं है। इससे न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंचने जैसे मुद्दे बल्कि बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट दिन वीडियो को आप लोग लाइक करिए, लाइक मत भी करिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाता है। ठीक है, धन्यवाद।